मैं आपकी कहानी का हिंदी में अनुवाद करूंगा, सभी टैग्स को यथावत रखते हुए। अपनी क्षमताओं को समझना और बहुत अधिक जिम्मेदारियां न लेना महत्वपूर्ण है। शक्तियां अनंत नहीं हैं। ऐसे क्षणों में व्यक्ति को अपने जीवन पर पुनर्विचार करना चाहिए और अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को चरम सीमाओं में नहीं जाना चाहिए, जैसा कि उस कहानी में हुआ था, जिसके बारे में यहां बात की जाएगी। जून 2013 स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी के मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से थकाऊ था। जब सारा स्टाउट को भर्ती कराया गया तो उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक थी। वह समय समय पर बेहोश हो जाती थी और उसे तेज दर्द होता था। चिकित्सकों ने गंभीर समस्याएं पाईं, मस्तिष्क में रक्तस्राव, गुर्दे की विफलता और अन्य अंगों के अस्थिर कार्य। डॉक्टर हैरान थे। युवा मरीज तेजी से कमजोर हो रही थी और कारण अस्पष्ट था। चिकित्सक कई दिनों तक सारा के लिए लड़े। पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल के बाद स्थिति बदल गई। एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टाउट परिवार में एक अजीब नियमितता की सूचना दी। 1 साल के दौरान सारा के रिश्तेदारों का सामना एक रहस्यमय बीमारी से हुआ था। सबसे पहले ये सारा के पिता मार्क थे, फिर उसके भाई शॉन। दोनों समय पर आवश्यक सहायता प्राप्त नहीं कर सके। अब समान लक्षण सारा में दिखाई दिए। सौभाग्य से वह समय पर चिकित्सा निगरानी में आ गई। पुलिस ने स्टाउट परिवार में इन असामान्य घटनाओं की श्रृंखला की जांच शुरू कर दी। जांचकर्ताओं का संदेह था कि यह संयोग नहीं था। स्टाउट परिवार में 6 लोग थे। मार्क और डायना ने अपने बेटे शॉन और 3 बेटियों सारा, रेचल और ब्रियाना का पालन पोषण किया। परिवार के मुखिया मार्क स्टाउट सेंट लुइस में 1961 में पैदा हुए थे। वे टेक्सास के एक कॉलेज में मिले थे। शुरू में वे पूरी तरह से अलग अलग लोग लगते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने समानताएं पाईं और एक रिश्ता शुरू किया। सब कुछ तेजी से विकसित हुआ। जल्द ही जोड़े को बच्चे की खबर मिली और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शॉन के जन्म के बाद डायना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, नर्सिंग में डिग्री हासिल की और कार्डियोलॉजी में नौकरी पाई। मार्क ने घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। यह स्पष्ट था कि पत्नी परिवार को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पेशेवर उन्नति की तलाश में थी। डायना लगातार बेहतर करियर के अवसरों की तलाश में थी। परिवार को कई बार स्थानांतरित होना पड़ा, जब तक कि वे अंततः स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी में बस गए, एक शांत शहर जो पारिवारिक जीवन के लिए आदर्श था। डायना के लिए यह उसका गृहनगर था, जिसमें एक रूढ़िवादी और धार्मिक संरचना थी, जहां वह पानी में मछली की तरह महसूस करती थी। आने वाले वर्षों में परिवार में 3 बेटियां और आईं। हालांकि जीवन बिना बादलों के नहीं था। शुरुआती वर्षों से ही शॉन ने स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां दिखाईं। बाद में उसे ऑटिज्म का निदान किया गया। इसके लिए एक विशेष शिक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। पिता के प्रयासों के बावजूद लड़कियों को भी स्कूल में कठिनाइयां थीं, विशेष रूप से सारा को। हालांकि परिवार की मुख्य समस्याएं कहीं और थीं। वित्तीय स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नए बच्चों के आने के साथ एक कामकाजी परिवार के सदस्य के लिए सभी को आवश्यक चीजें प्रदान करना मुश्किल हो गया। मार्क समय समय पर अस्थायी नौकरियां करके परिवार के बजट में योगदान देते थे। कभी कभी वह बार में काम करते थे, लेकिन मुख्य रूप से अपने परिवार की देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि आय धीरे धीरे बढ़ रही थी, बड़े परिवार के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद ऐसा लगता था कि वे मिलकर सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह 8 अप्रैल 2012 तक चला। मार्क के 61वें जन्मदिन के अगले दिन कानून प्रवर्तन अधिकारी उनके घर पहुंचे। घर में उन्होंने मार्क को निष्क्रिय अवस्था में पाया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें फ्लू जैसे लक्षण विकसित हुए थे। बीमारी तेजी से बढ़ी और गंभीर जटिलताओं का कारण बनी। डायना ने बताया कि वह कई दिनों से अपने पति के पास से नहीं हटी थी और उनकी स्थिति को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मार्क का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। परिस्थितियों ने संदेह जगाया, विशेष रूप से असामान्य पीली त्वचा का रंग। डायना के अनुसार आखिरी दिन उन्हें एक गंभीर दौरा पड़ा।
हालांकि उनके पति को पहले कभी ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं हुई थीं, उसका मानना था कि यह उम्र से संबंधित परिवर्तनों के कारण था। महिला के बयान के अनुसार जब अस्वस्थता शुरू हुई तो उसने मार्क को अस्पताल ले जाने की पेशकश की, लेकिन वह घर पर आराम करने पर जोर देते रहे। उनके आपत्तियों के बावजूद वह तैयार होने लगी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने पाया कि उसके पति में कोई जीवन संकेत नहीं था। दौरे के बाद से 45 मिनट बीत चुके थे और उसने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। प्रारंभिक जांच में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। दस्तावेजों में उम्र के कारण प्राकृतिक कारणों का उल्लेख किया गया। बेटे शॉन को अपने पिता की चिंता थी। उसने सोशल मीडिया पर लक्षणों का वर्णन भी प्रकाशित किया और घटनाओं के आधिकारिक संस्करण पर संदेह व्यक्त किया। डायना के आग्रह पर विशेष उपाय किए गए, जिसके बाद राख को चर्च के पास एक झील पर बिखेर दिया गया। मार्क के साथ हुई घटना सभी परिचितों के लिए एक झटका था। वह हमेशा मजबूत स्वास्थ्य और सक्रियता से प्रतिष्ठित था। स्थिति का अचानक बिगड़ना अजीब लगा। हालांकि इस घटना ने स्टाउट परिवार में बाद की घटनाओं की तुलना में कम सवाल उठाए। 5 महीने बाद 2 सितंबर 2012 को पुलिस को समान परिस्थितियों में एक अलग पते पर बुलाया गया। अब यह एक विशाल घर था जो एक परिवार के लिए अधिक उपयुक्त था। यहां डायना बच्चों के साथ रहती थी। उसने पिछला घर बेचने और अपने पति के साथ हुई घटना के बाद बीमा लाभ प्राप्त करने के बाद नया आवास खरीदा था। उस दिन डायना ने सूचित किया कि उसने शॉन को उसके कमरे में बिना किसी जीवन के संकेत के पाया था। स्थिति उसी रहस्यमय बीमारी की याद दिला रही थी जिससे युवक के पिता पीड़ित थे। लक्षण उस रहस्यमय बीमारी की याद दिला रहे थे जिसका सामना युवक के पिता को करना पड़ा था। इस बार अपने पति के साथ हुए दुखद अनुभव को याद करते हुए मां ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बीमारी के पहले संकेतों के एक दिन बाद ही डॉक्टरों से संपर्क किया। चिकित्सकों ने कोई गंभीर विचलन नहीं पाया और केवल शरीर में जल संतुलन की गड़बड़ी का पता लगाया। युवक की स्थिति और बिगड़ती गई। फिर भी कोई अन्य डॉक्टर नहीं बुलाए गए। जैसा कि मां ने बताया, शॉन ने चिकित्सा सहायता से इनकार कर दिया क्योंकि अस्पताल जाने पर उसे बहुत असुविधा महसूस होती थी। उसने इस व्यवहार को उसके विकास की विशेषताओं से समझाया। अंतिम रात में शॉन की स्थिति अप्रत्याशित रूप से बेहतर हो गई। यह मानते हुए कि अब बूझ बीमारी चली गई है, मां सुबह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च गई। जब वह लौटी, शॉन अचल पड़ा था। स्पष्ट रूप से उसने बिस्तर से उठने का प्रयास किया था, लेकिन खुद को संभाल नहीं सका और फर्श पर गिर गया। बगल में घटना के निशान देखे जा सकते थे। युवक के साथ हुई अप्रत्याशित स्थिति ने सभी परिचितों को झकझोर दिया। शॉन विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए एक केंद्र में काम करता था। सहकर्मी उसे एक बहुत ही सकारात्मक और मित्रवत व्यक्ति के रूप में याद करते थे। लगभग 9 महीने बाद परिवार पर एक नई विपत्ति आई। जून 2013 में बड़ी बेटी सारा अपने भाई और पिता जैसे ही लक्षणों के साथ अस्पताल में आई। युवती को गंभीर स्थिति में भर्ती करने के 2 दिन बाद कानून प्रवर्तकों ने चिकित्सा सुविधा का दौरा किया। डॉक्टरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन पुलिस को सटीक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। वे असामान्य फ्लू जैसी शिकायतों के कारण की जांच जारी रखे। सारा के गुर्दे और मस्तिष्क की स्थिति विशेष चिंता का कारण थी। कई परीक्षणों के बाद चिकित्सकों को संभावित विषाक्तता का चिंताजनक संदेह हुआ। कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब चर्च से पुलिस को एक अनाम कॉल आई, जहां स्टाउट परिवार के सदस्य थे और डायना ने वर्षों तक ऑर्गन बजाया था। पादरी घटनाओं से चिंतित था। धर्मगुरु ने पहले मामले के असामान्य परिस्थितियों पर ध्यान दिया जो मार्क के साथ हुआ था, एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति। जब समान परिस्थितियों में युवक के साथ मामला हुआ तो पादरी को डायना के बारे में गंभीर संदेह हुए। इस समय महिला सभी को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बता रही थी और अपने रिश्तेदारों के लिए गहरा दुख दिखा रही थी। इससे पूरे चर्च समुदाय की सहानुभूति जागी। हालांकि पादरी का संदेह था कि डायना जानबूझकर यह छवि बना रही थी ताकि अप्रिय सवालों से बच सके। अस्पताल में अपनी बेटी के पास अंतिम यात्रा के दौरान उसका व्यवहार काफी अलग था। स्टाफ ने उसके उत्साहित मूड पर ध्यान दिया,
यहां तक कि जब वह गंभीर स्थिति में सारा के साथ आई थी, वह मजाक कर रही थी और अपनी बेटी के स्वास्थ्य की स्थिति के बजाय फ्लोरिडा की आगामी यात्रा के बारे में अधिक बात कर रही थी। मैं आपकी काल्पनिक कहानी का हिंदी में अनुवाद करता हूं, जिसमें सभी पात्र काल्पनिक हैं और कोई भी समानता संयोग है, जैसा कि आपने निर्देश दिया है। इस व्यवहार ने अधिकारियों के संदेह को और मजबूत किया। हालांकि डायना के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं थे, इसलिए उसे थाने पर एक बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। 20 जून 2013 को वह पुलिस स्टेशन आई। इस समय सारा की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन डॉक्टरों द्वारा किए गए सभी परीक्षणों में शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं दिखाया गया। ऐसा लगता था जैसे रहस्यमय पदार्थ के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। जांचकर्ताओं ने संभावित अपराधी के साथ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता को समझा। उन्हें जांच में सारा की मदद की उम्मीद थी। वे उसकी मां से पीड़िता के अंतिम दिनों के बारे में विवरण जानना चाहते थे और उसकी स्थिति में गिरावट के कारणों के संकेत पाना चाहते थे। सारा के बारे में डायना की कहानी शॉन के साथ हुई घटना के बारे में उसके वर्णन की याद दिलाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन वह दूसरों के साथ चर्च गई और जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी अस्वस्थ महसूस कर रही थी। इससे पहले सारा ने कुछ दिनों तक अपने भाई और पिता जैसे ही लक्षण दिखाए थे, लेकिन हल्के रूप में। इसलिए नायिका ने चिंता नहीं की और चिकित्सक के पास जाने की भी कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि वे मदद नहीं करेंगे। जब डायना घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को गंभीर स्थिति में पाया और आखिरकार उसे अस्पताल ले गई। सारा द्विध्रुवी विकार से पीड़ित थी, जिससे वह खतरनाक कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकती थी। मां ने सावधानीपूर्वक उन सभी दवाओं की जांच की जिन तक उसकी बेटी की पहुंच थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महिला पुलिस को अपने संस्करण की घटनाओं के बारे में बहुत अधिक जोर से समझाने की कोशिश कर रही थी। डायना को यह नहीं बताया गया था कि मार्क और शॉन के संबंध में परिस्थितियों की समानांतर जांच की जा रही थी। हालांकि ये मामले अब जांचकर्ताओं के लिए विशेष रुचि के थे। उन्होंने संभावित रूप से घटनाओं में शामिल व्यक्ति को परेशान न करने का फैसला किया। जबकि सारा डॉक्टरों की निगरानी में थी, जो उसके शरीर में अज्ञात पदार्थ की खोज जारी रखे हुए थे, डायना ने पुलिस स्टेशन पर असामान्य व्यवहार दिखाया। सवालों के जवाब देते समय वह अपनी बेटी की समस्याओं के बारे में बताने लगी। इस प्रक्रिया में उसने उच्च शिक्षा लागत पर जोर दिया, जो एक सफाई प्रयास की तरह लग रहा था। ऐसे विचार अनुचित लगते थे। अस्पताल में सारा की स्थिति को देखते हुए फिर डायना अपने पति की आलोचना करने लगी, जो उसके अनुसार कम काम करता था और मनोरंजन में बहुत समय बिताता था। जांचकर्ता चुपचाप सुनते रहे, जबकि महिला अपने खुलासे साझा करती रही। उसने सारा के साथ अपने संबंध के बारे में बात की, जिसे उसने हमेशा मुश्किल माना था। अपनी स्वास्थ्य विशेषताओं के कारण युवा महिला परिवार से स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती थी। कुछ समय बाद मां ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ऐसे परिणाम की उम्मीद कर रही थी। बातचीत के दौरान जांचकर्ता विधवा से एक अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सफल रहे। उसने बताया कि उसके परिवार के सदस्य एंटी ब्लिज ले रहे थे। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हुआ, क्योंकि यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इस यौगिक का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रभाव कई अन्य पदार्थों के समान है। महिला ने दावा किया कि उसने भी एंटी ब्लिज लिया था। निश्चित रूप से जांचकर्ताओं ने इस कहानी की सच्चाई पर संदेह किया। महिला के खोज इतिहास की जांच के बाद उनके संदेह और मजबूत हुए। यह पता चला कि उसने अपने पति के साथ घटना से बहुत पहले विभिन्न विषाक्त पदार्थों के बारे में जानकारी खोजी थी। उसने विशेष रूप से एंटीब्लिज में रुचि दिखाई। अपने शोध में उसने विभिन्न तैयारियों, खनिजों और आवश्यक तेलों का अध्ययन किया, जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी खोजों में उसने अपने इरादों को छिपाया नहीं और सीधे तौर पर जीवन साथी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए या द्विध्रुवी विकार में जीवन के अंत के तरीके जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। सब कुछ इस ओर इशारा करता था कि उसने अपने कार्यों की पहले से योजना बनाई थी। जांचकर्ताओं के साथ एक और बातचीत में
डायना ने पहले अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन जल्द ही दबाव के सामने झुक गई। उसने स्वीकार किया कि घटनाएं उसके पहले बताए अनुसार नहीं घटी। जब उसके पति को द्वारा पड़ा तो वह इंतजार करती रही जब तक वह शांत नहीं हो गया। फिर उसने 5 मिनट और इंतजार किया ताकि मदद समय पर न पहुंच सके। डायना के अनुसार कारण उसका अपने पति के प्रति मजबूत घृणा भाव था। परिवेश ने पति का वर्णन एक दयालु और स्नेही व्यक्ति के रूप में किया। संभवतः परिवार में तनाव वित्तीय समस्याओं के कारण उत्पन्न हुआ था। डायना कार्यभार से नहीं निपट पा रही थी। हालांकि वह मुख्य कमाने वाली थी, लेकिन उसे अपने पति से कोई समर्थन नहीं मिला। इसी तरह के नकारात्मक भावनाएं उसके बेटे शॉन के प्रति भी थीं। मां ने उसके साथ संपर्क से बचा क्योंकि उसने उसे परिवार की समस्याओं का स्रोत माना। मार्क के जाने के बाद उसने फैसला किया कि वह शॉन की उपस्थिति, जो एक बीमारी से पीड़ित था, को और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने उसके पेय पदार्थों में खतरनाक पदार्थ मिलाना शुरू कर दिया। उसके बयानों के अनुसार वांछित परिणाम कुछ दिनों के बाद आया, लेकिन यह अनुचित साबित हुआ। वास्तव में शॉन को सब कुछ खत्म होने से पहले 1 हफ्ते से अधिक समय तक पीड़ा सहनी पड़ी। इसके बाद मां का ध्यान बड़ी बेटी की ओर मुड़ गया। डायना का मानना था कि अब वह परिवार की मुख्य समस्या बन गई थी। मां के अनुसार युवा महिला लापरवाही से अपनी शिक्षा के लिए पैसे बर्बाद कर रही थी, बिना किसी प्रतिभा के। सारा फ्रांसीसी अनुवादक बनने का सपना देखती थी। उसने एक छात्र आरण लिया जिसे कॉलेज के बाद चुकाना था, लेकिन वह काम नहीं ढूंढ सकी और मां ने कर्ज चुकाने में मदद करने से इनकार कर दिया। सारा के अस्पताल में भर्ती होने से 4 दिन पहले मां ने उसके खाने में हानिकारक पदार्थ मिलाना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने उसने अपने जल्दबाजी वाले कार्यों को इस तथ्य से समझाया कि वह उत्पन्न स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डायना ने पूरी कोला की बोतलों को खतरनाक पदार्थों के साथ मिलाया। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी एक बोतल 30 लोगों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती थी। यह सब परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे प्रभावित करने के लिए फ्रिज में रखा गया था। यह विशेष रूप से चिंताजनक था क्योंकि युवा ब्रियाना सहित अन्य बेटियां भी घर में थीं। मां को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि छोटी बेटी इन पेय पदार्थों को ले सकती थी, क्योंकि उसके पास उसके लिए भी योजनाएं थीं। सारा के तुरंत बाद, हालांकि आरोप लगाने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। हालांकि पति और बेटे के अवशेष का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, चिकित्सा परीक्षा के बाद कुछ नमूने बच गए थे। जांचकर्ताओं ने खतरनाक पदार्थों की उपस्थिति की जांच के लिए उन्हें विश्लेषण के लिए भेजा। परीक्षणों ने एथिलीन ग्लाइकॉल के निशान दिखाए, एक तकनीकी तरल पदार्थ का घटक। संदिग्ध को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस यह पता लगाना चाहती थी कि क्या वह अकेले काम कर रही थी, क्योंकि पूरी योजना एक व्यक्ति के लिए बहुत जटिल लगती थी। यह आश्चर्यजनक था कि वह घटनाओं को अपने रिश्तेदारों से कैसे छिपाने में कामयाब रही। कानून प्रवर्तकों ने डायना को अपने इरादों के बारे में सूचित नहीं किया और गिरफ्तारी की, जिसके बाद उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी 22 वर्षीय रेचल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जब उसे अपनी मां के इकबालिया बयान के बारे में पता चला तो युवा महिला का व्यवहार काफी बदल गया। वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी और उसे अधिक जानकारी थी जितना वह बता रही थी। जांचकर्ता बस घर में क्या हो रहा था इसके बारे में अधिक जानना चाहते थे। अपनी मां के इकबालिया बयान से पहले भी रेचल का व्यवहार असामान्य था। वह अनुचित रूप से हंस रही थी और मजाक कर रही थी, हालांकि यह उसके रिश्तेदारों के साथ हुई दुखद घटनाओं के बारे में था। लेकिन वह जांचकर्ताओं के सभी सवालों पर चुप रही। इसके बाद पुलिस ने परिवार के घर में अतिरिक्त तलाशी लेने का फैसला किया। खोज के दौरान उन्होंने रेचल की डायरी पाई, जो जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गई और वास्तविक घटनाओं का खुलासा किया। विशेष ध्यान एक प्रविष्टि पर गया जिसमें रेचल ने अपने जीवन से अपने पिता और भाई के भविष्य के गायब होने के बारे में सोचा था। इस प्रक्रिया में उसने खुद को विरासत और पापा की कार के विचारों से सांत्वना दी। चिंताजनक बात यह थी कि ये पंक्तियां मार्क की घटना से 10 महीने पहले लिखी गई थीं।
प्रविष्टियों से पता चला कि रेचल अपनी मां के इरादों के बारे में जानती थी। उसने अपने रिश्तेदारों को चेतावनी देने का कोई प्रयास नहीं किया। स्पष्ट रूप से वह घटनाओं के इस मोड़ से सहमत थी। जब जांचकर्ताओं ने उसे डायरी दिखाई तो रेचल स्पष्ट रूप से हिल गई। इसके बाद युवा महिला बोलने लगी। उसने शुरू से ही अपनी मां की योजनाओं में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। सब कुछ इस बात से शुरू हुआ कि बेटी ने डायन को इंटरनेट पर विभिन्न पदार्थों के बारे में जानकारी खोजने में मदद की। उन्होंने पता लगाया कि व्यावसायिक एंटीबायोटिक्स में एक कड़वा सुरक्षा योजक था, इसलिए उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से पदार्थ का आदेश दिया। योजना को अंजाम देते समय मां ने योजकों के साथ भोजन और पेय पदार्थ तैयार किए और युवा महिला ने उन्हें रिश्तेदारों को दिया। रेचल के अनुसार उन्होंने दिन में कई बार खाने में पदार्थ मिलाया। वह वही थी जिसने एंटीबायोटिक्स के उपयोग का सुझाव दिया था। युवा महिला ने स्वीकार किया कि परिवार के सभी सदस्यों में से उसका मां के साथ सबसे करीबी संबंध था और वह हमेशा पसंदीदा थी। डायना की तरह उसने अन्य परिवार के सदस्यों के प्रति नापसंदगी महसूस की और उन्हें बोझ माना। उन्होंने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया ताकि बाद में एक साथ नया जीवन शुरू कर सके। स्टाउट परिवार के परिचित स्तब्ध रह गए जब रेचल ने अपने भाई की घटना के 1 महीने बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मम्मी को लंबे समय से इतना आराम करते नहीं देखा है। अधिकारियों के साथ बातचीत में रेचल ने स्वीकार किया कि उन्होंने हर एक मामले पर चर्चा की थी। मार्क के विषय में कोई संदेह नहीं था, लेकिन शॉन के बारे में उसके मन में संदेह था। उसने सुझाव दिया कि भाई को बस हमेशा के लिए एक विशेष सुविधा में रखा जाए। रेचल अपने भाई के कारण अपनी मां के साथ एक संघर्ष में भी पड़ गई। वह इस परिणाम को नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः झुक गई। सब कुछ घटनाओं की योजना में दोनों की समान भागीदारी की ओर इशारा करता था। रेचल के बयान के अनुसार सारा का मामला उसके लिए आश्चर्य की बात थी। कारण शायद युवा महिला की वित्तीय समस्याएं कम थीं, बल्कि एक सामान्य झगड़ा अधिक था। सारा का डायना के साथ लगातार मतभेद था, जिससे वह बहुत परेशान थी। ब्रियाना के संबंध में रेचल कम स्पष्ट थी। उसके स्पष्टीकरण से पता चला कि सबसे छोटी को भी एक बाधा के रूप में देखा गया था, जिसे हटाया जाना था। अपनी बेटी के इकबालियां बयान के बाद डायना से पूरी सच्चाई बताने को कहा गया, क्योंकि इनकार करने का कोई मतलब नहीं था। विधवा गवाही देने के लिए सहमत हो गई। उसके शब्दों के अनुसार उसके पति के प्रति उसकी नापसंदगी, उसके प्रति स्नेह की कमी और परिवार के बजट को संभालने में उसकी अक्षमता के कारण विकसित हुई। हालांकि इन बयानों की परिचितों द्वारा पुष्टि नहीं हुई। रेचल के व्यक्तिगत नोट्स में दर्ज किया गया था कि पिता एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति थे, जो दूसरों के बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचाने की अधिक संभावना रखते थे। हालांकि रेचल और डायना किसी तरह के अपमान के बारे में बात करते रहे, जांचकर्ताओं को संदेह था कि घटनाओं का कारण कुछ अधिक सरल था। विशेष रूप से प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए बीमा पॉलिसियां ली गई थीं। शॉन और सारा के लिए भी बीमा किया गया था, जिस पर विधवा ने अटकलें लगाईं। बाद में डायना ने बताया कि सारा को दूसरों के विपरीत अस्पताल क्यों ले जाया गया। यह पता चला कि रेचल नहीं चाहती थी कि नए घर में इसी तरह की स्थिति दोहराई जाए। यानी वे सारा की स्थिति की परवाह नहीं करते थे, वे बस पिछले मामलों की तरह अतिरिक्त परिस्थितियों से बचना चाहते थे। रेचल ने स्पष्ट बेचैनी के साथ अपने व्यवहार को समझाने की कोशिश की। उसने अपने भाई के संबंध में अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसकी यादों में उसके जीवन के अंतिम क्षणों के कठिन पल रह गए। इसके बाद वह उसके कमरे में चली गई और अपनी डायरी में अपनी अशांत स्थिति के बारे में अक्सर लिखती थी। उसके सपनों में शॉन लगातार दिखाई देता था। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने रेचल और डायना को गिरफ्तार किया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा होने की संभावना से इनकार कर दिया। लूथरन चर्च के सदस्य, जहां स्टाउट परिवार जाता था, ने समर्थन के शब्दों के साथ एक पत्र भेजा। ध्यान देने योग्य है कि इस पत्र की पहल उसी पादरी से आई थी जिसने पहले पुलिस को अपने संदेह बताए थे। वह उनके लिए प्रार्थना करता रहा।
रेचल ने अपनी भागीदारी स्वीकार की और अपनी मां के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गई। उसने 2 गंभीर घटनाओं और एक प्रयास के लिए जिम्मेदारी ली। इसके लिए उसे 42 वर्षों के बाद जल्दी रिहाई की संभावना के साथ 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। इसका मतलब है कि वह 2055 में जेल छोड़ सकती है, जब वह 64 साल की होगी। सजा सुनाते समय रेचल ने अपनी बहन सारा से माफी मांगी, जिसे घटना के बाद फिर से चलना और बोलना सीखना पड़ा। बाद में रेचल ने फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की और दावा किया कि उसे अपने पुरुष वकील से डर लगता था। उसके शब्दों के अनुसार उसने उसे स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर किया था। उसने यह भी इंगित किया कि उसकी मानसिक स्थिति का आकलन नहीं किया गया था। रेचल ने जोर दिया कि उसे मानसिक समस्याएं हैं। 2018 में उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसने फैसला बदलने के अपने प्रयासों को बंद कर दिया। डायना स्टाउट को 2 गंभीर घटनाओं के लिए दोषी ठहराया गया।